चलिए अभी एक नए टाइप का ट्राई है बेसिकली आप लोगों की हेल्प के लिए कि क्विक रिवीजन इन एनी चैप्टर वी आर स्टार्टिंग विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चैप्टर अपन ने पढ़ा हुआ है। अब क्विक रिवीजन में मतलब क्विक रिवीजन ही है ना, कुछ नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ सुन के आपको चीज़ें सारी की सारी रिकॉल हो जाए, दिस इज द एम बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी ना, प्लेन पोलराइज लाइट वगैरह वो सब पता है अपने को कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट करते हैं। ठीक है, एक किधर ले जाता है क्लॉकवाइज में जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, दूसरा ले जाता है एंटी क्लॉकवाइज में जिसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है। ठीक है, जितने एंगल्स है क्या हो जाएगा, ये डिविएट होता है इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसको एंगल ऑफ रोटेशन कहा जाता है, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, बट अल्फा जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे सॉल्वेंट का नेचर है, फिर लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब है, देन इट इज कॉन्सेंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस है। ठीक है, तो इन सबसे इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रोटेशन, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल इनटू डी। ठीक है, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह सब सीखे हमने। एल यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर इसेंशियली, और डी क्या होता है तो हम बोलेंगे दैट इज डेंसिटी और कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर और वेवलेंथ पर फिक्स होता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो यदि वेवलेंथ टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस ये बदलेंगे तो स्पेसिफिक रोटेशन बदल जाएगा अभी भी, लेकिन कौन सी चीज़ें ये दूसरे वाले फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन वगैरह सारे आ जाएंगे, यूनिट कन्वर्जन वगैरह का हमको ध्यान रखना है। दिस हैज टू बी टेकन इन डेसीमीटर लेंथ, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज टू बी टेकन इन ग्राम्स पर एमएल। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉज जो होता है वो कमी क्या होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ डिससिमेट्री। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक होता है वो क्या होता है, कायरल, और कायरल का मतलब क्या होता है, जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज न हो पाए वो क्या होता है, कायरल। डिससिमेट्री देखते कैसे हैं अपन, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होता है कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कि मॉलिक्यूल शुड बी डिससिमेट्रिक। ठीक है ना। ये सारी टर्म्स और इनसे रिलेटेड बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, वो सब अपने को आता है। अब इसके बाद एसिमेट्री डिससिमेट्री में डिफरेंस, तो हम बोलते हैं एसिमेट्री मतलब क्या होगा, तो उसमें बोलेंगे सारे एस ई मतलब सिमेट्री एलिमेंट है ना, तो ऑल द सिमेट्री एलिमेंट्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट व्हाट, दैट ट्रिवियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज वन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सिमेट्री एलिमेंट्स क्या रहेंगे, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, दैट इज एसिमेट्री। ठीक है, अब सारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स डिससिमेट्रिक होते हैं, बट सारे डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक नहीं होते। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो हमने डिफाइन की थी वो कौन सी थी, दैट वाज स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर को हमने कैसे डिफाइन किया था, तो हमने बोला था एक ऐसा वाला एटम मॉलिक्यूल में ना जिस पर क्या होता है, लगभग दो ग्रुप्स जो होते हैं इनकी स्पेस लोकेशंस को यदि हम इंटरचेंज कर दें, तो इनकी स्पेस लोकेशंस को इंटरचेंज करवाने पर यदि क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इनकी स्पेस लोकेशंस को इंटरचेंज करवाने पर यदि ये अपने स्टीरो आइसोमर में बदल जाएं, ठीक है, तो वो आइटम क्या कहलाता है, स्टीरो सेंटर कहलाता है। तो सी डबल बॉन्ड सी जिसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है, तो वो दोनों ही कार्बन क्या होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट स्टीरियो सेंटर। ठीक है, और जो कायरल सेंटर होता है वो क्या रहेगा, फिर से स्टीरियो सेंटर होता है। ठीक है, अब कौन सी चीज अपन बोलेंगे कि सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं, बट सारे स्टीरियो सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते, ये वाला स्टेटमेंट भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज जो हमने देखी थी वो कौन सी थी, दैट वाज कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट में ना क्या होता है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर के आगे इनके कॉन्फ़िगरेशन के नाम लिखे जाते हैं। सबसे पहला मेथड जो था वो कौन सा था, दैट वाज डीएल सिस्टम। इसके लिए जो बेस था वो क्या था, इट वाज ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड में OH राइट हैंड साइड तो डी कॉन्फ़िगरेशन, OH लेफ्ट हैंड साइड तो एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए क्या जरूरी होता है, मॉलिक्यूल शुड बी इन आइडियल फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन के रूल्स वगैरह अपन ने पढ़े थे, इंटर कन्वर्जन, वो इसे इसमें रिविजन में जरूरत नहीं क्योंकि उसकी काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। ठीक है, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब उनसे रिलेटेड एज क्वेश्चन बनते नहीं और बनेंगे तो अपने को आ जाएंगे आराम से। ठीक है ना, तो डीएल सिस्टम हो गया, डीएल सिस्टम। अब लेकिन वैलिड सिर्फ किसके ऊपर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में किसकी लोकेशन देख लेते हैं, दैट इज ऑफ NH2।
ठीक है, NH2 राइट हैंड साइड तो D, NH2 लेफ्ट हैंड साइड तो L हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें क्या होता है, मल्टीपल कायरल सेंटर्स होते हैं, उनमें हम क्या बोलते हैं कि जिस कायरल कार्बन का क्या होता है नंबर हाईएस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर OH की लोकेशन देखी जाती है फिशर प्रोजेक्शन में। OH यदि राइट हैंड साइड पे सबसे बड़े नंबर वाले कायरल कार्बन पर, ठीक है, तो OH यदि राइट हैंड साइड है तो D कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, OH यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो L कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी चीज हम देखते हैं अगली वाली, दैट इज इरिथ्रोथ्रियो। इरिथ्रोथ्रियो के लिए बेसिस क्या होता है, तो हम बोलेंगे दो कायरल कार्बन होने चाहिए जिनमें दो सब्स्टिट्यूएंट सेम और तीसरा डिफरेंट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़े ज्यादा डिफरेंट कर देते हैं, बट उसके बाद भी अपने को कहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे दो आइडेंटिकल यदि सेम साइड तो इरिथ्रो, और दो आइडेंटिकल यदि ऑपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा, दैट इज थ्रियो। बट फंडामेंटली एप्लीकेबल होता है सिर्फ कहाँ, जो हमने क्लास में लिखा था ना, कि दो कायरल कार्बन जिनमें दो ग्रुप सेम और तीसरा ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। बट इसका थोड़ा वेरिएशन यदि आए तो देख लेना है, बट वो वैसे टेक्निकली एप्लीकेबल नहीं, क्वेश्चंस में दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड आ जाए तो क्या कर दोगे आप, इरिथ्रो, और वो यदि ऑपोजिट साइड चले जाए तो थ्रियो कर देना फिर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला वाला जो होता है दैट इज RS सिस्टम। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज असाइन करते हैं, दैट इज 1 2 3 4। उसके बाद क्या देखते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। वो यदि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो फिर 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज तो R और एंटी क्लॉकवाइज तो S, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन में डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो अपना वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 से डायरेक्टली आंसर आ जाता है ना। क्लॉकवाइज तो R और एंटी क्लॉकवाइज तो S, प्रोवाइडेड लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, डैश पर लगा हुआ है। और फिशर प्रोजेक्शन में वो कहाँ होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर, ठीक है। यदि वो वर्टिकल लाइन पर नहीं है फिशर प्रोजेक्शन में तो हम बोलेंगे जो आंसर आ रहा होता है उसका उल्टा रिपोर्ट कर देते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज गोल्डन रूल, ठीक है। और वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में कौन सी वाली चीज की जाती है, तो हम बोलेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, तो हम बोलेंगे दो जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है जहां भी होता है वहां से उसको डैश पर लाते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज। ऐसा करने से ओरिजिनल कंपाउंड बदल जाता है अपने इनिशोमर में, तो उसका फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आता है इनिशोमर का उसका उल्टा रिपोर्ट करते हैं फॉर ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, तो सारे कायरल सेंटर्स को इंडिविजुअली क्या करेंगे हम, RS कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं, और उन कार्बन का जो नंबर होता है वो उसके आगे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमने कौन सी चीज बोली थी, तो हमने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन का रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनइंशोमर्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले स्टीरियोआइसोमर्स जिनमें क्या रिलेशन होता है, तो हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा उसकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, ठीक है। इनइंशोमर्स में एक का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो दूसरे का S हो जाता है, ठीक है। दो कायरल कार्बन है तो RR है तो उसके इनइंशोमर का क्या हो जाएगा, SS हो जाता है, ठीक है। इनइंशोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन गिवन सॉल्वेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स K वगैरह सारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं इनकी। फिर इनकी रिएक्शन यदि हम किससे करवाते हैं, दैट इज विद सम ए कायरल सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन के साथ इनका रेट भी सेम होता है। और यदि किसी कायरल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर रेट बदल जाता है, रीजन देखा हुआ है ना, वो अभी एनालाइज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर जो होता है, रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमेट भी कहलाता है। होता क्या है, तो हम बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल के जो दो अलग अलग इनइंशोमर्स होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर, ये क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू व्हाट, तो हम बोलेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। वो क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद क्या होता है, दैट इज रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर में से D और L फॉर्म्स को एक दूसरे से अलग अलग करना, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन के लिए फिजिकल मेथड्स वैलिड नहीं होती, क्योंकि कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे रेजोल्यूशन में वो जो हमको अलग अलग करना है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग लगते हैं, बट इन इनइंशोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट सेम है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या लगता है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग, तो सॉल्युबिलिटी इनकी सेम है, तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कोई सी भी मेथड इनके ऊपर वैलिड नहीं होती है, ठीक है। फिर रेजोल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे केमिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर की रिएक्शन किसी कायरल रिएजेंट से करवा के रेसिमिक मिक्सचर को बदल लेते हैं डायास्टीरोमर्स में। डायास्टीरोमर्स को अलग अलग करके वो कायरल रिएजेंट हटा के प्योर इनइंशोमर में ऑब्टेन कर लेते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो बनेगा वो बता दिया था पहले भी, क्या होता है,
तो हम बोलेंगे हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से रेजोल्यूशन किसकी मदद से किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी कायरल होगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है कैसे, तो रेजोल्यूशन के बजाय क्या बोलेंगे कि कंपाउंड की ऑप्टिकल प्यूरिटी बढ़ानी है। प्यूरिटी बढ़ानी मतलब क्या करना है, इम्प्योरिटी हटानी है। तो इम्प्योरिटी हटाने का तरीका क्या रहेगा रेसिमिक मिक्सचर में से, तो हम बोलेंगे दैट इज एडिशन ऑफ सम कायरल रिएजेंट, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी इंक्रीज बाय यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा क्वेश्चन बना तो क्या करना है, आंसर अपने को चारों ऑप्शन में से ढूंढना है किसको, दैट इज कायरल रिएजेंट को ढूंढना है, तो काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऑप्टिकल प्यूरिटी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे गिवन सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन डिवाइडेड बाय प्योर सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। फिर क्या होता है 100 माइनस ऑप्टिकल प्यूरिटी जो होती है वो क्या होता है परसेंटेज रेसिमाइजेशन होता है। तो हमसे किसी सैंपल का परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन करवा रखें, परसेंटेज कंपोजिशन यदि हमसे पूछा है तो हमको क्या करना है, तो हम बोलेंगे जैसे ऑप्टिकल प्यूरिटी किसकी वजह से, आर की वजह से है। एंड से फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल प्यूरिटी आई कितनी 70%, तो ये किसकी वजह से 70% इज बिकॉज ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा 30%, 100 माइनस ऑप्टिकल प्यूरिटी 30% क्या आ जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, उस 30% में 15% आर रहेगा और 15% एस होता है। तो कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे टोटल आर कितना हो जाएगा, दिस इज प्योर 70 प्लस 15 फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर, तो 85% आर हो जाएगा और 15% क्या हो जाता है दैट इज एस, ठीक है। अब कौन सी चीज ऑप्टिकल प्यूरिटी की क्या भी होती है इनिशियोमेरिक एक्सेस भी, तो इनिशियोमेरिक एक्सेस जो होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी यूज होता है, इट इज डेक्सट्रो का परसेंटेज माइनस लीवो का डिवाइडेड बाय डी प्लस एल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या होता है दैट इज इनिशियोमेरिक एक्सेस। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी एंड इनिशियोमेरिक एक्सेस दे आर द सेम, है ना, क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड कर रखे हमने, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी, दैट इज डायास्टीरोमर्स। तो डायास्टीरोमर्स क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं डायास्टीरोमर्स मतलब ऐसे वाले स्टीरो आइसोमर्स जिनमें ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता, इनको डायास्टीरोमर्स बोलते हैं। डायास्टीरोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा हमेशा के लिए डायास्टीरोमर्स होते हैं। डायास्टीरोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इस वजह से इनको फिजिकल मेथड से आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक और टर्म हमने यहीं पे देखी थी दैट वाज मीजो, इसको 8 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। तो मीजो क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल, है ना। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर ए कायरल, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका कायरल होना जरूरी है, भले उसमें कायरल कार्बन रहे चाहे न रहे, ठीक है। मीजो मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे मीजो मतलब ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें कायरल कार्बन है बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम सिमेट्री एलिमेंट वो क्या हो जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है मीजो कहा जाता है। तो मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एसेंशियली ए कायरल। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन कायरल है और कौन ए कायरल है, तो कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, तो हम बोलेंगे जो भी मीजो होगा तो भले उसमें कायरल कार्बन रहे बट वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, विल बी ए कायरल। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज देखी थी हमने, अदर केसेस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो इसमें हमने बोला था कि टेट्राहेड्रल एटम, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम अदर देन कार्बन है, तो नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इनकी चार वैलेंसीज पे अलग अलग एटम्स है, ग्रुप्स हैं, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर अगले केसेस हमने देखे थे कौन से, पिरामिडल मॉलिक्यूल्स के, इनमें दो अलग अलग केसेस थे, एक जिनमें सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का होता है, तो इसमें हमने क्या बोला था नाइट्रोजन कार्बन इस टाइप के एटम्स के ऊपर है ना क्या होता है एक लोन पेयर और 3 अलग अलग ग्रुप्स, तो ये मॉलिक्यूल तो कायरल हो जाता है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं किसमें, नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म में, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है पिरामिडल इन्वर्जन, है ना, या नाइट्रोजन इन्वर्जन या अमीन इन्वर्जन इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। और वो पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है डिटेल पढ़े हुए हैं, तो उसके भी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो नहीं, कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो हाँ। समझ आ गई बात ये। फिर अगले केसेस कौन से थे, तो हमने बोला इट इज थर्ड पीरियड या उसके आगे के, है ना, पिरामिडल मॉलिक्यूल जिसमें थर्ड पीरियड या उसके आगे का सेंट्रल एटम होता है, तो इनमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पिरामिडल इन्वर्जन होता है बट उसका रेट क्या रहेगा, कम रहेगा, जिस वजह से सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड इनफैक्ट आर ऑप्टिकली एक्टिव, बट क्या हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे पड़े पड़े अपने आप रेसिमाइज हो जाते हैं, ठीक है। फिर पिरामिडल इन्वर्जन होता है, इसके सपोर्ट में एविडेंस हमने दिया था कि कौन सी चीजें थी, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स हैं और लोन पेयर, तो नाइट्रोजन को कहाँ लगा दिया हमने, ब्रिज हेड पर, तो ये कंपाउंड क्या है, इसमें पिरामिडल इन्वर्जन नहीं हो सकता,
क्योंकि ब्रिज हेड पर ज्योमेट्री रिजिड होती है। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड एक्सपेक्टेड था कि ऑप्टिकली एक्टिव रहे और इनफैक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद से हमने देखे थे वो वाले केसेस परपेंडिकुलर डिसिमेट्रिक प्लेन वाले, है ना। ये सारे वो वाले केसेस थे जिनमें क्या नहीं था, तो हमने बोला था जिनमें कायरल कार्बन नहीं था पर फिर भी मॉलिक्यूल क्या था, डिसिमेट्रिक, और इसलिए मॉलिक्यूल कायरल था। तो ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल कौन कौन से कायरल हैं, तो ये वाले सारे एग्जाम्पल्स इनमें आ जाएंगे। ठीक है, इनमें कायरल कार्बन नहीं पर फिर भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक, अब कौन सी वाली चीज है, हम बोलेंगे इसमें जैसे सबसे पहला जो केस आता है वो कौन से, सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। इन सारी केसेस में एक ही चीज होती है कि हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन भी डिसिमेट्रिक होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी डिसिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम बोलते हैं सूटेबली सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, मतलब दोनों इस रिंग पर भी क्या होनी चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे दो अलग अलग ग्रुप्स, इस रिंग पर भी ऑर्थो पोजीशन पर दो अलग अलग ग्रुप्स। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिसिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। इनमें सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग क्या था, रोटेशन हिंडर्ड था। तो ऐसे वाले स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलॉन्ग सिंगल बॉन्ड, इनको क्या कहा जाता है, एट्रोप आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से ये जो केस था कौन सा था, तो हमने बोला दैट वाज ऑफ एलीन। एलीन में भी यही चीज कि दोनों एलीन में डबल बॉन्डेड कार्बन का नंबर इवन हो और दोनों टर्मिनल्स पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स लगे हों, तो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे डिसिमेट्रिक होकर ऑप्टिकली एक्टिव। पायरो कंपाउंड्स में भी रिंग्स का नंबर इवन हो, दोनों टर्मिनल कार्बन पर क्या लगे हो, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, यदि डबल बॉन्ड का नंबर ऑड या रिंग का नंबर ऑड हो जाए तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होने से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इनमें अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है। ठीक है, फिर ये कौन सा वाला केस था, दैट वाज अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन, मतलब हमने यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटा के एक रिंग कर दी, तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया इनके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी इधर दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स, या यहाँ पर भी दो अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, तो ये कंपाउंड भी क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सारे क्या रहेंगे, दीज आर कायरल मॉलिक्यूल्स विदाउट कायरल कार्बन। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो दिस वाज द क्विक रिवीजन 1। अब क्विक रिवीजन 2 में अपन चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है।